हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा इंटरनल एनर्जी के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने वर्क डन और हीट के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, उनकी सारी थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम इंटरनल एनर्जी और इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। क्योंकि एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी के जो बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो एक्चुअल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को यूज करके ही हमें सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं इंटरनल एनर्जी क्या है, और इसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जो भी कोई सिस्टम हो जिसके अंदर भी जो भी हम सैंपल की बात करें, पूरे सैंपल की जो टोटल टाइप की जो एनर्जी रहेगी, मतलब हर एक टाइप की जो एनर्जी का टोटल एडिशन जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में हम क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ all type of energy, sum of all type of energy of molecules in a sample। तो एक सैंपल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स में जितने भी अलग अलग तरीके की एनर्जीज हैं, उन सारे एनर्जीज का समेशन क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। तो इंटरनल एनर्जी को बहुत सारी जगह यू से भी रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है, कुछ जगह ई से भी रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो इंटरनल एनर्जी है वो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक है, ट्रांसलेशन के जो भी एनर्जी रहेगी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है ना, वाइब्रेशनल एनर्जी जो भी रहेगी, या इसके अलावा रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा बॉन्डिंग एनर्जी, या जितने भी अलग अलग तरीके की एनर्जीज हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इन सारे तरीके की एनर्जी का समेशन। ठीक है ना, इन सारे तरीके की एनर्जी का समेशन हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। और एक्चुअल में होता क्या है, इतने तरीके की हमारे पास एनर्जी है कि हम हर एक एनर्जी को एक्यूरेटली कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकाल पाते। ठीक है, वो इतने अलग अलग तरीके की एनर्जी का समेशन होता है जिसमें से हर तरीके की एनर्जी का कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते। कुछ एनर्जी का कैलकुलेशन कर पाएंगे, कुछ एनर्जीज का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, तो किसी को लग रहा होगा तो फिर हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है ना, तो एक्चुअल में हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। एक्चुअल में हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्चुअल में हम कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो क्या है, डेल्टा यू। ठीक है ना, तो ओनली डेल्टा यू कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्चुअल में इतने सारे एनर्जीज का समेशन है जिसमें कुछ एनर्जीज को तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो एक्चुअल में हम जब आगे जाके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, इसी के बाद वाला टॉपिक यही इसी लेक्चर में, तो एक्चुअल में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं करेंगे बेटा। ठीक है ना, लेकिन ये जो इंटरनल एनर्जी है इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता रहना चाहिए। पहली चीज़, ये कौन सा फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है बेटा, ये फंक्शन है स्टेट फंक्शन। ठीक है ना, तो ये तो है पहली चीज़, स्टेट फंक्शन। क्लियर है बेटा, ये क्या है, ये स्टेट फंक्शन है। दूसरी चीज़, ये और कौन से तरीके का फंक्शन है, या कौन सा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्टेट फंक्शन कहने का मतलब वो किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। दूसरी चीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब मास पर डिपेंड करेगी, अगर मास को डबल कर देंगे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। ठीक है ना, इसके अलावा ये होता क्या है, अगर आइडियल गैस के लिए हम बात करते हैं, ध्यान देना यहाँ पर बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। फॉर एन आइडियल गैस जो इंटरनल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज्यादा इंटरनल एनर्जी भी रहेगा, और टेम्परेचर इन केल्विन लिख रहे हैं बेटा, डिग्री सेल्सियस नहीं। ठीक है, इसी को हम क्या लिखते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा।
ठीक है ना। तो अगर केल्विन वाले टेम्परेचर पर अगर हम टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं, केल्विन वाले स्केल में अगर हम टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी भी डबल हो जाएगी। लेकिन इसी का एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम क्या बोल सकते हैं कि इन केस अगर हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो फिर इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर गैसेस के लिए अगर सेम टेम्परेचर है, ठीक है, अगर टेम्परेचर सेम रहता है तो ऐसे केस में इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगा, ये सेम रहेगा। समझ में आ गया बेटा? ठीक है। और कुछ जगह पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ रहता है इसी चीज के लिए। क्या लिखा हुआ रहता है, यहाँ ध्यान देना बेटा, कि ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है विद चेंज इन वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इस ब्रैकेट के साथ यहाँ नीचे टी लिखा हुआ है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम क्या रहता है, जीरो रहता है। वैसे ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना भी चेंज कर दे, अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आएगा बेटा? क्लियर है? तो ये हो गई इंटरनल एनर्जी की कुछ प्रॉपर्टी। लेकिन इंटरनल एनर्जी के एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, हम क्या निकालेंगे, डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेकिन डेल्टा यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं इससे पहले हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से ही हम क्या निकालते हैं, इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालेंगे। ठीक है ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं यहाँ देखना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट बाद में देखेंगे, एक्चुअल में क्या है यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक सैंपल रखा हुआ है। ध्यान देना, यहाँ पर कोई एक सैंपल रखा हुआ है, मान लेते हैं कि इसका इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितना है, U1। U1 क्या है बेटा, इनिशियल इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन मान लेते हैं कि ये जो U है ये इनिशियल वाला हमारा इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ चीजें ऐड कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं हम इसमें हीट ऐड कर देते हैं, तो हीट जब भी ऐड होगा, जब भी सिस्टम गेन करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने प्लस Q लिख दिया, कहने का मतलब क्या है, इस पूरे सिस्टम पर कुछ हीट ऐड कर दिया, हीट के फॉर्म में एनर्जी इसको दे दिया, तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी Q अमाउंट से। सेम इसमें हम वर्क भी परफॉर्म कर देते हैं, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम का साइन कन्वेंशन क्या है केमिस्ट्री का, प्लस है। तो हम क्या करते हैं, वर्क डन के फॉर्म से भी इसको कुछ एनर्जी और एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो इसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, किसके कारण, वर्क डन के कारण। तो प्लस W लिख रहे हैं, इसका कहने का मतलब क्या होगा, ये हो गया वर्क डन बाय द गैस। ठीक है ना, वर्क डन बाय द गैस हुआ, तो कुछ और एनर्जी हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं वर्क के फॉर्म में। तो एक्चुअल में ये जो U2 होगा, मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी जो होगा, ठीक है, फाइनल इंटरनल एनर्जी जो होगा ये क्या हो जाएगा बेटा, जो इनिशियल वाला इंटरनल एनर्जी था वो प्लस Q प्लस W। तो इनिशियल वाले में जो हीट दिया उसके कारण भी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, जो वर्क परफॉर्म किया उसके कारण भी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हमें U2 नहीं पता, U1 नहीं पता, लेकिन U2 माइनस U1 लिख सकते हैं। U1 को इधर ला दिया, तो U2 माइनस U1 मतलब ये एक्चुअल में क्या हो गया, डेल्टा U। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q प्लस W हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये वाला जो फॉर्मूला है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। और एक्चुअल में इसका जब एक्सप्रेशन ऑफ फिजिक्स में पढ़ते हो तो थोड़ा अलग पढ़ते हो बेटा। उसका रीजन ये है कि वर्क डन का साइन कन्वेंशन फिजिक्स में अलग है, केमिस्ट्री में अलग है, और इसलिए साइन कन्वेंशन अप्लाई करके अगर यहाँ पर लिख दिया तो यहाँ माइनस W उसको उधर ले जाएंगे, और इस तरीके से हम फिजिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखना, केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन में जो इंटरनल एनर्जी रहेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहेगा, वो किसके बराबर रहेगा, हीट और वर्क उन दोनों के समेशन के बराबर रहेगा। क्लियर हुआ। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्टेट फंक्शन की तरह हम अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और Q और W ये दोनों क्या है, पाथ फंक्शन, लेकिन उन दोनों का एडिशन जो है वो किसके बराबर होगा, स्टेट फंक्शन के बराबर होगा। मतलब Q प्लस W दोनों को ऐड कर देंगे तो फिर वो पाथ फंक्शन रहेगा नहीं। ठीक, तो एक्चुअल में इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, ये एक्चुअल में हम लिखते हैं क्या है, कि ये एक तरीके का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये एक्चुअल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्चुअल में क्या बोलता था बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, ये कहता है कि जो एनर्जी है वो ना तो क्रिएट हो सकती है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है।
ठीक है ना। तो यहाँ इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमने हीट सप्लाई किया अब वो हीट खत्म होके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में। तो जो हमने वर्क के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई किया वो वर्क से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में। मतलब एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो क्या है, कंजर्व है। मतलब जो हीट वाला फॉर्म था या जो वर्क वाला जो फॉर्म था वही इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। समझ में आ गया। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया बेटा। तो एक्चुअल में कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसकी बात करता है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। और फिर कई बार ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन या फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस की बात कौन करता है। तो उसको पढ़ेंगे बेटा हम जब हम तीसरा सेक्शन पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि किससे पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके करते हैं। ठीक है, लेकिन वो लॉ हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी केवल फर्स्ट लॉ पर ध्यान देना है आपको कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। समझ में आ गया। अब इसके जो न्यूमेरिकल बनते हैं उस पर बाद में जाएंगे बेटा, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसके बहुत अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए। क्योंकि कुछ प्रोसेस में हो सकता है कि इंटरनल एनर्जी ही जीरो हो जाए, कुछ प्रोसेस में वर्क डन जीरो हो सकता है, कुछ प्रोसेस में क्यू जीरो हो सकता है। तो अलग अलग प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अलग अलग फॉर्म आता है। तो कई बार वो फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलग अलग प्रोसेस के लिए आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में दे देता है। तो आपको अलग अलग प्रोसेसेस के लिए ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी लिखते हुए आना चाहिए। अब वो अलग प्रोसेस के लिए कैसे लिखते हैं यहां ध्यान से देखते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले वाली प्रोसेस ले लेते हैं। सबसे पहले वाली प्रोसेस कौन सी हो गई बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई। ठीक है, अब ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस है, इस आइसोकोरिक प्रोसेस में हमें पता है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, जीरो। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, माइनस पी डेल्टा वी पढ़ रखा है। तो वर्क डन ही जीरो हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो हमने वर्क डन के केस में ही पढ़ रखा था। अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। लेकिन क्यू प्लस डब्ल्यू में ये जो डब्ल्यू है ये तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा। तो हमें कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि इंटरनल एनर्जी क्यू के बराबर किस में होगा, किस में होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में होगा। और अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने ये आइसोकोरिक प्रोसेस है तो हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या पढ़ रखा है, इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ रखा है एनसीवी डेल्टा टी। ठीक है, और इसलिए डेल्टा यू निकालने के लिए एक और भी फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, एनसीवी डेल्टा टी। तो ये एक्चुअल में आया कहां से, ये फॉर्मूला आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके ही। ठीक है, तो डेल्टा यू कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी जगहों पर हम क्या करते हैं बेटा, एनसीवी डेल्टा टी वाला फॉर्मूला ही यूज करते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हम सॉल्व करना सीखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि अलग अलग प्रोसेस में ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका समझ में आया बेटा, मतलब हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसी को क्या बोल सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझ में आ गया बेटा, हीट एडिशन एट या हीट ट्रांसफर्ड, वो ऐड भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे हम क्या बोल देंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोल देंगे। समझ में आया। ये तो हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। दूसरा देखते हैं किसके लिए है बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। बहुत सारे केसेस में हम आइसोबारिक प्रोसेस के अलग अलग फॉर्म जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के उसी को यूज करते हैं। तो इसको ध्यान से सीखना बेटा। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, प्रेशर क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक, तो यहां देखना डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है ना, फॉर्मूला तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अब यहां देखना Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू, यहाँ एक मिनट और बेटा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, W को क्या लिख सकते हैं, W को लिख सकते हैं माइनस पी डेल्टा वी, और ये हो जाएगा डेल्टा यू। तो हम क्या लिख सकते हैं, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि प्रोसेस कौन सी है, आइसोबारिक प्रोसेस है। पी डेल्टा वी को अगर इधर ले जाएं तो डेल्टा यू प्लस क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब इसी को देखना, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एनसीपी डेल्टा टी। ये तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ रखा है।
कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट एडिशन होता है उसे एनसीवी डेल्टा टी बोल सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर जो होता है उसके लिए एनसीपी डेल्टा टी यूज कर सकते हैं। तो ये क्यूपी के लिए क्या हो गया, मतलब हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए एनसीपी डेल्टा टी। डेल्टा यू के लिए अभी एक फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, कौन लिखा, क्या फॉर्मूला लिखा था, एनसीवी डेल्टा टी। ये क्या हो गया, एनसीवी डेल्टा टी प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा, पी डेल्टा वी। समझ में आ रहा है क्या? अब इस पी डेल्टा वी को भी हम अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, एनआर डेल्टा टी। किसी को लग रहा होगा सर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम वाला यहाँ टर्म लिखा क्यों है, क्योंकि यहाँ तो प्रोसेस आइसोबारिक है। बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम को हम, कांस्टेंट वॉल्यूम वाले टर्म को हमने इंटरनल एनर्जी की जगह पर लिखा है, हीट की जगह पर नहीं लिखा है। हीट एडिशन जो है उसकी जगह तो एनसीपी डेल्टा टी लिखा है। हाँ, डेल्टा यू को हर जगह पर एनसीपी डेल्टा टी के बराबर लिख सकते हैं। समझ में आया? ये तो पहले वाली प्रोसेस से निकाल कर लाए थे हम, ठीक। अब यहां पर देखना, इसी प्रोसेस को और कैसे लिख सकते हैं, एनसीपी डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एनसीवी डेल्टा टी प्लस ये पी डेल्टा वी को इसी को क्या लिख सकते हैं, एनआर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो। ये हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में भी सीखा हुआ था बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला माइनस एनआर डेल्टा टी, ठीक है ना। तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा माइनस एन आर डेल्टा टी तो प्लस एन आर डेल्टा टी हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से आपको क्या दिखेगा, पूरे इक्वेशन में एन डेल्टा टी, एन दूसरे कलर से लेते हैं बेटा, ठीक है ना। ये हो गया एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी, ये कॉमन है, कैंसल आउट हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो गया, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। और यहीं से वो फॉर्मूला निकल कर आया है जो लास्ट वाले लेक्चर में हमने हीट वाले लेक्चर में ये सीख रखा था, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, ठीक है ना बेटा। तो ये जो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर वाला जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल में कौन देता है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही हम लोग निकाल कर लाए हैं। लेकिन ध्यान रखना ये गैसेस के लिए है, ठीक है ना, क्योंकि गैसेस में ही जो वर्क डन रहता है, याद होगा हम लोगों ने पढ़ रखा था कि गैसेस में ही सीपी और सीवी को हम अलग अलग लिखते हैं। ये गैसेस के लिए लिख रखा है बेटा, क्योंकि याद होगा ये एनआर डेल्टा टी, ये गैसेस के लिए ही ये आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं। समझ में आया ना? तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर हो गया? यहीं पर एक और दूसरा टर्म लिखते हैं, ये जो एनसीपी डेल्टा टी है, ये जो ये क्यू पी जो है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर जो है, इसी को हम क्या लिखते हैं बेटा, इस पूरे वाले फॉर्मूले को देखना, इस पूरे फॉर्मूले को और क्या लिखते हैं, इसको हम डेल्टा एच भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है ना। इस पर अभी हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि उसको डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, जो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी चेंज बोलते हैं। डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करके क्या बोलते हैं, इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज वर्ड यूज करते हैं। इंथैल्पी चेंज एक्चुअल में और क्या चीज है, हीट ट्रांसफर्ड, ठीक है ना। ये और क्या बोल सकते हैं, हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट ट्रांसफर होता है उसे इंथैल्पी चेंज बोलते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट ट्रांसफर होता है उसे इंटरनल एनर्जी चेंज बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? लेकिन हम इंथैल्पी चेंज वाला पूरा का पूरा एक लेक्चर देखने वाले हैं, तो उसमें इस वाले फॉर्मूले को फिर यूज करेंगे, वहां दोबारा देखेंगे, लेकिन वो इसी वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं बेटा। आइसोबारिक प्रोसेस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में जब हम रिएक्शंस के लिए डिराइव करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो रिएक्शन एक्चुअल में हम जनरली कौन सी कंडीशन पर कराते हैं, कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन पर कराते हैं। तो रिएक्शन के लिए जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे तो वहां पर ये आइसोबारिक प्रोसेस वाली कंडीशन ही यूज करेंगे। ध्यान रखना बेटा, इसी वाली प्रोसेस को या इसी वाले फॉर्मूले को हम रिएक्शन के लिए यूज करने वाले हैं, और इसलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले निकल कर आते हैं, ये भी फॉर्मूला निकल कर आया, वो भी फॉर्मूला निकल कर आया। इसके अलावा सबसे लास्ट में हम रिएक्शन के लिए भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलग तरीके से लिखना सीखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया कौन सा, आइसोबारिक प्रोसेस। नेक्स्ट वाली प्रोसेस पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट वाली प्रोसेस कौन सी है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ रखा है, अभी याद होगा आपको, अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो गैसेस होती है उनके लिए क्या होता है, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा।
ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, जीरो। अगर डेल्टा टी इक्वल टू जीरो हो रहा है तो डेल्टा यू इक्वल टू भी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। तो जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अगर यूज करते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू अगर यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या जीरो हो जाएगा, इसमें ये जो डेल्टा यू है यही जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है हम क्या लिख सकते हैं, क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, माइनस डब्ल्यू लिख देंगे। समझ में आ गया बेटा। तो इस तरीके से बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं एक्सप्रेशन वाले, आइसोकोरिक के लिए, आइसोबारिक के लिए, आइसोथर्मल के लिए। तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन सी प्रोसेस में कौन कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी दूसरी प्रॉपर्टी के बराबर होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल होगा या आइसोथर्मल इरिवर्सिबल होगा, उसकी तरह उसके हिसाब से हम वर्क डन अलग अलग तरीके से निकालेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन में हमें पूछा होता आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, अभी तो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस ही लिखा है, बट मान लेते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपको क्यू का फॉर्मूला पूछा है, तो हमें पता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, -2.303 nRT, ये क्या होता है लॉग V2/V1, यही होता है। तो Q इक्वल टू हमने अभी क्या डिराइव कर रखा है, -W। Q इक्वल टू अगर -W होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2.3 nRT log V2/V1। तो इस तरीके से भी आपको एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए बोल सकता है किसी एक स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए। जैसे आइसोथर्मल इरिवर्सिबल हो गया, वैसे ही अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है लेकिन कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या लिख सकते हैं, इसको वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -P डेल्टा V लिख सकते हैं। और वर्क डन इक्वल टू -P डेल्टा V अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, +P डेल्टा V हो जाएगा, अगर ये कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है तो। समझ में आएगा बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख सकते हैं, लेकिन दोनों ही जगह पर अगर आइसोथर्मल है, अगर आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू दोनों ही केस में क्या रहेगा, जीरो। हाँ, अलग अलग फॉर्मूले से वर्क डन जरूर निकलेगा, और वही साइन चेंज करके किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट वाला प्रोसेस देखते हैं। नेक्स्ट वाला प्रोसेस कौन सा हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, क्यू इक्वल टू जीरो होता है। अब क्यू इक्वल टू अगर जीरो हो गया तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यही पार्ट अगर जीरो हो गया तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। और डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है, एनसीवी डेल्टा टी है। समझ में आया क्या। तो एक्चुअल में याद होगा वर्क डन हमने एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करना नहीं सीखा है, लेकिन उसको आपको शॉर्ट नोट में लिखने के लिए बोला था। जब हमने 6 केस वर्क डन के लिखे थे तो उसमें 6th वाला केस कौन सा था, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, और उसका फॉर्मूला क्या था, एनसीवी डेल्टा टी। तो ये एक्चुअल में आया कहाँ से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। और इसलिए एडियाबेटिक प्रोसेस के क्वेश्चन हमने वहां सॉल्व करना सीखा नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा था। जब बाद में ये जब पहला सेक्शन हम जब पढ़ेंगे तो सबसे लास्ट में जब हम एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां उसके वर्क डन के कैलकुलेशंस करना सीखेंगे। लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि वो आया कहां से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से उसके वर्क डन का फॉर्मूला आया है। क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा यू हर बार किसके बराबर लिख सकते हैं, एनसीवी डेल्टा टी के बराबर लिख सकते हैं। तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन डेल्टा यू के बराबर है तो वर्क डन एनसीवी डेल्टा टी के बराबर भी होगा। ठीक है ना। और यहीं पर सीवी का एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है आर अपॉन गामा -1, अगर क्वेश्चन में गामा की वैल्यू दे रखी है तो। ठीक है, तो ये एक दूसरा फॉर्मूला भी आ जाता है। समझ में आ गया। तो जब हम आगे जाके एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो इसी चीज को यूज करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ते समय। समझ में आया बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गया किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस कई बार क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ रहता है, इंसुलेटेड कंटेनर दिया हुआ रहता है। जहां पर भी इंसुलेटेड कंटेनर दिया हुआ रहेगा इसका मतलब क्या है, Q इक्वल टू जीरो है। आपको समझ में आ जाना चाहिए, उसका मतलब यह है कि वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट देखना, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू फॉर्मूला तो है, लेकिन इसमें वर्क डन भी जीरो होता है, डेल्टा यू भी जीरो होता है, और क्यू भी जीरो होता है। इसमें तीनों ही प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, जीरो होती है। ये तीनों प्रॉपर्टी, कुछ पॉजिटिव भी होती है, वॉल्यूम बदलता है, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो भी यूज करते हैं वो सब जीरो होंगे। ठीक। अगर साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, सारे स्टेट फंक्शन
का डिफरेंस जीरो हो जाता है, और इसीलिए डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। समझ में आया? तो ये कुछ वैसे ही आ रहा है जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए निकल कर आया था। समझ में आ गया बेटा? ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान देना, सबसे लास्ट चीज पढ़ रहे हैं हम रिएक्शन के लिए। रिएक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली रिएक्शन कौन सी प्रोसेस पर कराते हैं, कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस पर। तो उसी इक्वेशन को यूज करेंगे जो हमने आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ते समय देखा था। लेकिन ध्यान में रखना बेटा, प्रोसेस अलग है, रिएक्शन अलग है। क्लियर है? प्रोसेस अलग है, रिएक्शन अलग है। प्रोसेस और रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? जैसे रिएक्शन जब होगी, जैसे रिएक्शन कैसे हो सकती है, रिएक्शन हो सकती है N2 प्लस 3H2 और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2NH3। तो इसमें क्या होगा, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। जब प्रोसेस होगी तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस बदल, ये सॉरी रिएक्शन होगी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस बदल रहे हैं। पहले 4 मोल्स थे, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद 2 ही मोल बचेंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बदल जाते हैं रिएक्शन के समय। इसलिए रिएक्शन के लिए अलग से पढ़ रहे हैं। लेकिन जब प्रोसेस होती है, प्रोसेस मतलब सिर्फ एक्सपेंशन कंप्रेशन, इनसे मतलब है फिलहाल के लिए हमारा। तो सिर्फ एक्सपेंशन एक कंप्रेशन होता है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, सेम ही रहते हैं। एक्सपेंशन के बाद भी उतना ही मोल रहेगा, या कंप्रेशन के बाद भी उतने ही मोल्स रहेंगे। मतलब प्रोसेस में थोड़ा अलग चीज होता है और जो रिएक्शन होती है उसमें थोड़ी अलग चीजें होती है। तो ध्यान में रखना बेटा, रिएक्शन के समय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस बदल सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको अलग तरीके से डिराइव करने वाले हैं हम। क्लियर हुआ? तो प्रोसेस अलग है, रिएक्शन अलग है। रिएक्शन में क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, N1 मोल्स ऑफ ए, ये गैसियस है, ये N2 मोल्स ऑफ बी में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस तरीके से कोई रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ ध्यान देना, रिएक्शन अगर हम लिखते हैं डेल्टा एच, क्योंकि इंथैल्पी चेंज ही पढ़ते हैं नॉर्मली रिएक्शन के लिए, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, यही वाला फॉर्मूला भी लिखा था हम लोगों ने आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देना, ये डेल्टा एच को एज इट इज रखने देते हैं, डेल्टा यू को एज इट इज रखने देंगे। यहाँ देखना, इसको क्या लिख सकते हो आप, पी वी टू माइनस पी वी वन लिख सकते हो आप इसे, वी टू माइनस वी वन है वो। इसी को और क्या लिख सकते हो, पी वी टू को एन टू आर टी लिख सकते हो माइनस एन वन आर टी लिख सकते हो। ठीक है ना। फाइनल जो है वो तो प्रोडक्ट है, इनिशियल जो है वो क्या है, वो रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये गैसेस होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिएक्शन के लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं जो कि क्या है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, एन टू माइनस एन वन दिख रहा होगा, आर टी तो कॉमन है, तो एन टू माइनस एन वी को, एन वन को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एन जी आर टी। तो एक्चुअल में ये डेल्टा एन जी क्या है बेटा, याद होगा, इसको पहले भी पढ़ रखा था हम लोगों ने। वर्कडन का फॉर्मूला जब रिएक्शन के लिए पढ़ा था तो माइनस डेल्टा एन जी आर टी पढ़ा था, वो टर्म एक्चुअल में वहीं से आया है। ये वर्कडन ही तो है, वर्कडन होता है माइनस पी डेल्टा वी, यहाँ है प्लस पी डेल्टा वी इस इक्वेशन में। ठीक है ना, क्योंकि उसको इधर ट्रांसफर कर दिया हमने। वैसे ही वर्कडन के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, रिएक्शन के लिए हमने वर्कडन का फॉर्मूला पढ़ा था माइनस डेल्टा एन जी आर टी, तो यहाँ क्या हो गया, प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है ना। तो ये डेल्टा एन जी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, किसी भी बैलेंस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ पर हम जो डेल्टा एन जी लिखेंगे वो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, वो डेल्टा एन जी होगा प्रोडक्ट में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, सॉलिड और लिक्विड को नहीं लिखना, माइनस रिएक्टेंट में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। क्लियर हुआ क्या बेटा? ठीक है। तो रिएक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, और इस फॉर्मूले को हम 3 अलग अलग जगह पर इसके कैलकुलेशंस देखेंगे। आज वाले लेक्चर में तो ये रिएक्शन के लिए निकालना सीखेंगे ही, ये इंटरनल एनर्जी चेंज। इसके अलावा जब हम इंथैल्पी वाला लेक्चर देखेंगे तो वहां पर भी रिएक्शंस की इंथैल्पी निकालना सीखेंगे। इसके अलावा जब हम थर्मोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन पर जाएंगे बेटा, ठीक है ना, जब हम इसके सेकंड सेक्शन पर जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर के, ठीक है, तो वहां पर भी, क्योंकि रिएक्शन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, ठीक है ना, तो रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख रहे हैं तो इसको बहुत सारी जगह यूज करने वाले, बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं फॉर्मूला है थर्मोडायनेमिक्स के लिए। कई बार प्रीवियस ईयर में इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आज के लेक्चर में लेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में केवल उतने ही क्वेश्चंस लेंगे इससे रिलेटेड जो कि इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है।
बाद वाले लेक्चर्स में इंथैल्पी चेंज वाला लेक्चर्स भी देखेंगे। इंथैल्पी चेंज वाले लेक्चर में इंथैल्पी चेंज के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। और फिर जब थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर डेल्टा एस डेल्टा यू को फिर से डिटेल में पढ़ेंगे रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किस तरीके से हम अलग अलग प्रोसेस या रिएक्शन के लिए अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं किसके, कि एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी चेंज हमने सबसे शुरुआत में देखा था कि हम एक्चुअल में पूरा लेक्चर पढ़ रहे हैं डेल्टा यू कैलकुलेट करने के लिए। तो डेल्टा यू कैलकुलेट करने के लिए कितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं हर बार क्यों लिखा रहा हूं बेटा। जब हम लोगों ने वर्क डन के क्वेश्चंस कर रखे थे तो मैंने उसमें 6 केसेस लिखा रखे थे। ये हम केसेस में पहले लिखकर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। एक ही प्रॉपर्टी को निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम लोगों ने वो जितने भी 5-6 केसेस पढ़ रखे थे उसमें से कौन सा केस लगेगा वर्क डन का। जब आप इंटरनल एनर्जी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जहां पर भी किसी क्वेश्चन में लिख रखा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालो, डेल्टा यू निकालो, तो आपको ये देखना है कि ये जितने भी केसेस लिख रखे हैं या 4 केसेस, इसमें से कौन सा केस अप्लाई हो रहा है। समझ में आया। तो बच्चे करते क्या है, डायरेक्टली कोई भी अपने मन से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। डेल्टा यू निकालना है, अपने मन से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और फिर वो दिखता है कि क्वेश्चन में वो तो डाटा नहीं दिया है या इनसफिशिएंट डाटा है, कैसे निकाले, और वहां पर फंस जाते हैं। इसीलिए मैं पहले से ये सारे केसेस आपको लिख कर दे रहा हूं बेटा। इसमें करना क्या है आपको, ठीक है ना। जैसे ही क्वेश्चन में आप डाटा देखोगे, डाटा को देखकर या क्वेश्चन को पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा कि इन चारों में से कौन सा केस है। रिएक्शन दे रखा है, क्लियर समझ में आ जाएगा। ग्राफ दे रखा है, क्लियर समझ में आ जाएगा। रिएक्शन नहीं देगा तो प्रोसेस देगा, कंप्रेशन या एक्सपेंशन वाला, तो ये प्रोसेस वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। या फिर अगर कहीं पर आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन साइक्लिक प्रोसेस दिया है तो उसके लिए तो इंटरनल एनर्जी चेंज 0 हो जाएगा। ये तो अभी भी पढ़ लिया था हमने, ठीक है। अगर प्रोसेस दे रखा है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ एक्सपेंशन और कंप्रेशन हो रहा है, तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये अप्लाई कर देंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी के बनते हैं आपको, आपके लिए, ठीक है ना बेटा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनेंगे आपके पास इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने वाले, ठीक है। बाकी सब बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा। ये एनसीवी डेल्टा टी तभी यूज करना है जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करने के लिए क्यू डब्ल्यू नहीं दिया होगा। तो क्वेश्चन में सीवी का अगर डाटा दे रखा है, ये सीवी आपको पता रहेगा, कुछ गैसेस के लिए हम लोगों ने मोनो एटॉमिक डायटॉमिक के लिए सीवी पढ़ रखा है, अगर वो पता है तो फिर इसको अप्लाई कर देना है प्रोसेस के लिए। अगर रिएक्शन कोई दे रखी है क्वेश्चन में और उसके लिए डेल्टा यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो फिर कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, इसके पीछे मत चले जाना बेटा। फिर अगर रिएक्शन दे रखी है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश मत करना। रिएक्शन के लिए जब भी अप्लाई करोगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जो अभी पढ़ा है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अगर कोई ग्राफिकल क्वेश्चन आता है तो ग्राफिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए कि ग्राफ में अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस दे रखी तो डेल्टा यू 0 होगा, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि डेल्टा यू 0 होता है। इसके अलावा साइक्लिक प्रोसेस में अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, अगर किसी ग्राफिकल क्वेश्चन में इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो डेल्टा यू की वैल्यू अलग अलग प्रोसेस के लिए भी सेम ही रहेगी, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। ऐसा क्यों, क्योंकि डेल्टा यू क्या है, स्टेट फंक्शन। इन चीजों को ध्यान में रखकर फिर ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है, और फिर ये देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब भी आप इंटरनल एनर्जी के क्वेश्चंस को देखोगे कैलकुलेट करने के लिए तो तुरंत दिमाग में आपको आना चाहिए कि इन चारों केसेस में से कौन सा केस। अगर आपको केस समझ में आ गया तो बहुत ही सिंपल हो जाते हैं कैलकुलेशन। बच्चे फंस इसलिए जाते हैं क्योंकि अपने मन से प्रोसेस का है, रिएक्शन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, या रिएक्शन का क्वेश्चन है, प्रोसेस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। समझ में आया, ठीक है। 1 बाय 1 आप सारे तरीके के क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन देखना है यहाँ पर, द वर्क डन बाय अ सिस्टम इज 8 जूल। वर्क डन बाय अ सिस्टम मतलब वर्क की वैल्यू कितनी है, प्लस हो गई। बाय द सिस्टम का साइन क्या रहता है, वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस रहता है। आगे क्या बोला है, व्हेन 40 जूल हीट वर्क डन बाय द गैस का साइन क्या होता है बेटा, माइनस होता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द गैस का साइन क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। वर्क डन ऑन द गैस का साइन प्लस होता है। वहीं पर व्हेन 40 जूल हीट इज सप्लाइड, तो हीट को अगर सप्लाई कर रहे हैं मतलब ऐड कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, +40 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये हो गया डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, +40 दे रखी है। W की वैल्यू कितनी है, -8 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, +32 जूल निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा। कई बार बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं
कि साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री का यूज कर लेते हैं, फॉर्मूला फिजिक्स का यूज कर लेते हैं, ये गड़बड़ है बेटा, ठीक है ना। अगर आप फिजिक्स का फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो फिजिक्स का ही साइन कन्वेंशन यूज करना है आपको वहाँ, ठीक है। और इसलिए ध्यान देना है कि ये जो फर्स्ट लॉ वाले जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो केमिस्ट्री में सॉल्व कर रहे हो या फिजिक्स में सॉल्व कर रहे हो, दोनों चीज आप उसी सब्जेक्ट के हिसाब से करोगे, वरना एरर आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। बच्चे कई बार क्या कर देते हैं कि यहाँ पर डेल्टा यू, ये जो फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला लगा रहे हैं वो फिजिक्स वाला यूज कर लेते हैं, उसने जो जो सब्जेक्ट में थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा पढ़ रखा होगा उसका फॉर्मूला यूज करने लगते हैं, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ पिस्टन फ्रीली मूव, जैसे यहाँ बोल रहा है फ्रीली मूव इन एन इंसुलेटेड सिलेंडर, इंसुलेटेड कहने का मतलब क्या है, Q इक्वल टू 0 है, फ्रीली मूव कह रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फ्री एक्सपेंशन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जहां पर भी फ्री एक्सपेंशन होगा वहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू की वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू तो 0 होगी ही, क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि इंसुलेटेड है, ठीक है। और इसके अलावा हीट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बेटा। इसमें इन तीनों प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 रहेगी फ्री एक्सपेंशन में, समझ में आया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ सिस्टम एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब बोल रहा है 600 जूल ऑफ हीट, मतलब क्यू की वैल्यू एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब प्लस 600 जूल हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, एंड डज वर्क, वर्क बाय द सिस्टम है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब -300 जूल। यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत बेटा होती है साइन कन्वेंशन में ही, इसलिए फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन बहुत केयरफुली करना है आपको, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, सिर्फ एडिशन वाली चीज है। गलती दो ही जगह हो सकती है, एक अगर आप यूनिट ध्यान से ना देखो, क्यू एटीएम लीटर में दिया है, ठीक है, वर्क डन जूल में दे रखा है, आप अलग अलग यूनिट को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना, या फिर गलत साइन कन्वेंशन आपने रख दिया तो फिर आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो दो चीजों पर बहुत ध्यान देना आपको, साइन कन्वेंशन पर और फॉर्मूले पर, साथ में यूनिट पर। एडिशन सब्ट्रैक्शन के समय यूनिट्स सेम ही होनी चाहिए, ठीक है। और केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, साइन कन्वेंशन और फॉर्मूला केमिस्ट्री का ही यूज करना है बेटा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोला है, तो केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू कितना होता है बेटा, ये होता है प्लस 600 जूल, डब्ल्यू क्या हो गया -300 जूल, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, +300 जूल। यूनिट सेम थी ना दोनों की, यूनिट सेम थी तो सेम थी तो डायरेक्टली एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 300 जूल। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना। कई बार क्या हो सकता है, क्यू और डब्ल्यू आपको डायरेक्टली दे भी सकता है, कई बार क्यू और डब्ल्यू निकालकर फिर फर्स्ट लॉ आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है। अ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 2 लीटर टू 6 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सपेंशन वाली प्रोसेस है, यहाँ वर्क डन आपको पहले निकालना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर में, -P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो माइनस कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 0.5, V2 माइनस V1, V2 कितना है 6, V1 कितना है 2, कितना हो जाएगा बेटा, -2 ATM लीटर, समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान देना, आगे देखना क्या बोल रहा है। ऑन ATM ऑन एब्जॉर्बिंग 200 जूल ऑफ हीट, मतलब Q की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, +200 जूल दे रखी है। आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला यही यूज करेंगे, लेकिन उन्होंने अब वर्क डन क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया था, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा डाटा दिया हुआ रहेगा जिससे आपको डब्ल्यू निकालना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा डाटा दिया होगा जिससे पहले क्यू निकालना पड़ेगा और फिर आप इस फॉर्मूले में पुटअप करोगे। लेकिन पुटअप करते समय ध्यान रखना है यूनिट का, कैसे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यूनिट किसकी है, जूल की है, अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो यूनिट किसकी है, एटीएम लीटर की है। आप दोनों को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते बेटा, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, यूनिट ध्यान से नहीं देखते, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करना चाहता हूँ तो एग्जैक्ट तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 101.3, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करने के लिए मैं सिर्फ कितना कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 200 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, ध्यान रखना अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर देंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, इसलिए अब एक्यूरेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ध्यान देना बेटा यहाँ, वरना 0 वैल्यू आ जाएगी। 101.3 होता है, तो एक्चुअल में अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -202.6,
ठीक है ना, वरना आंसर 0 आ जाता। ठीक, यहाँ Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस 200 जूल। W की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस 202.6 जूल। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2.6 जूल आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अगर ऑप्शन में -2.6 नहीं है तो फिर अगर ऑप्शन में 0 है तो आप उसको लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होगा क्योंकि वो एग्जैक्ट 100 नहीं होता, 101.3 होता है वो। समझ में आया? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूनिट का ध्यान रखना है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है। अ सिस्टम अंडरगोस प्रोसेस व्हिच एब्जॉर्ब 0.5 किलो जूल ऑफ हीट, मतलब Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस 0.5 किलो जूल, मतलब एक्चुअल में कितना दे रखा है बेटा, 500 जूल दे रखा है। ठीक है ना। आगे क्या बात कर रहा है, एंड अंडरगोज एन एक्सपेंशन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm ड्यूरिंग द प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी 300। यहां पर आपको दे रखा है डेल्टा यू की वैल्यू, ठीक है ना, क्वेश्चन में डेल्टा यू की वैल्यू आपको दे रखा है 300 जूल। आगे क्या बोल रहा है, देन प्रेडिक्ट चेंज इन वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q प्लस डब्ल्यू, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है 300, क्यू की वैल्यू भी दे रखी है कितनी है, 500। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस पी डेल्टा वी, और आपको क्या पूछा है, चेंज इन वॉल्यूम या डेल्टा वी पूछा है, लेकिन ध्यान रखना बेटा यूनिट का, इसकी यूनिट क्या है, जूल, इसकी यूनिट क्या है, जूल। प्रेशर क्वेश्चन में किसका दे रखा है, एटीएम का। वॉल्यूम का ऑप्शन में यहाँ पर अगर पूछा हुआ है वैल्यू तो ये लीटर में पूछा हुआ है, तो ये एटीएम लीटर, मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर वो किस में कन्वर्ट होगा, जूल में कन्वर्ट होगा। समझ में आया? अब हमें डेल्टा वी निकालना है, वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। 300 इक्वल टू हो गया ये 500, ये माइनस प्रेशर कितना दे रखा है बेटा, प्रेशर ऑफ 1 atm, ये हो गया 1 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा इंटू डेल्टा वी। समझ में आ गया बेटा? तो ये हो जाएगा 100 इंटू डेल्टा वी, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको 101.3 रखनी थी, बट आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी, ये कर लेता हूँ मैं 500 माइनस 300, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 200। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 अपॉन 100, ये 2 लीटर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? तो ऐसा नहीं कि हर बार ही आपको इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए बोलेगा, लेकिन ये इंटरनल एनर्जी चेंज पर बेस्ड क्वेश्चन ही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन ही है। समझ में आया? क्लियर है ये? तो ज्यादातर टाइम वैसे आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ही क्वेश्चन बोलता है, लेकिन अगर क्यू और डब्ल्यू के बारे में कोई भी डाटा नहीं दे रखा है तो फिर आपको वो जितने भी 4 केसेस हमने पढ़ रखे थे उसमें से आपको केस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरे केस का फिर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ केस अलग क्या था कि वर्क डन में यहाँ 2 गलती हो सकती है, वर्क डन यहाँ डेल्टा वी पूछा है, ठीक है, दूसरी चीज इसकी यूनिट अलग आएगी, तो यहाँ ये 100 अगर वाला फैक्टर कोई नहीं लेगा तो करेक्ट आंसर 2 लीटर तक नहीं पहुंच पाएगा। समझ में आया बेटा? ठीक है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस द वर्क डन बाय गैस इज 100 जूल। वर्क डन बाय गैस बोल रखा है इसने, वर्क डन बाय गैस क्या होता है, ये होता है माइनस 100 जूल। ठीक है, अब आगे है, एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस, ये हीट कैपेसिटी की वैल्यू दे रखा है, तो अब उन्होंने वर्क डन डायरेक्टली दे रखा है, हीट नहीं दिया है। हीट की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। ठीक है ना, तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी दे रखा है, 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा टी की वैल्यू आगे देखते हैं क्या बोल रखा है, फाइंड डेल्टा ई। डेल्टा ई फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब डेल्टा यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, दोनों का मतलब सेम है। प्रीवियस ईयर में बहुत बार इंटरनल एनर्जी चेंज को डेल्टा ई से दिखाया हुआ है बेटा, तो दोनों आपको पता रहना चाहिए, नोटेशन इंटरनल एनर्जी के लिए ही है। एनसीईआरटी में तो हर जगह आपको यू लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कई बार प्रीवियस ईयर में दोनों नोटेशंस को यूज किया हुआ है। ठीक है, find delta E of gas if the final temperature of gas is 25 डिग्री सेल्सियस हायर देन इट्स इनिशियल टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 50 जूल हो जाएगा, मतलब क्यू का आंसर हो जाएगा 50 जूल। अभी डेल्टा यू निकालना बाकी है या डेल्टा ई निकालना बाकी है। डेल्टा इज इक्वल टू अपने फॉर्मूला क्या पड़ा, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा 50, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है माइनस 100 जूल, दोनों जूल वाली यूनिट में ही है, वेरीफाई करना है हर बार यूनिट को। ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस 50 जूल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो
फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत सिंपल है बेटा, बस यूनिट का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। आंसर निकाला बहुत आसान है, बट कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है, और जबकि उन्होंने लैंग्वेज बहुत लेंथी कर दिया। अ पिस्टन फिल्ड विद 0.04 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स रिवर्सिबली फ्रॉम 50 ml to 375 ml एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल रिवर्सिबल। प्रोसेस एक्चुअल में क्या दे रखा है, प्रोसेस दे रखा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल, ठीक है ना। आगे क्या बोला है, एज इट डज सो इट एब्जॉर्ब 200 जूल ऑफ हीट। क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, प्लस 208 जूल। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एंड द वैल्यूज ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू फॉर द प्रोसेस, दोनों वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू उसने ऑलरेडी दे रखा है बेटा, ठीक है ना, बस उसको लैंग्वेज में दे रखा है। क्यू की वैल्यू निकल कर आ गई प्लस 208। दूसरी चीज, हम लोगों ने आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या पढ़ रखा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू की वैल्यू आइसोथर्मल में 0 हो जाएगी, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू, या डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। तो क्यू की वैल्यू अगर 208 थी तो वर्क डन की क्या हो जाएगी, माइनस 208 जूल हो जाएगा। कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए इतना सारा डाटा दे रखा है, बहुत सारी एल एन की वैल्यू, इसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू, बहुत सारी चीज दे रखी है। ये आप डायरेक्टली ही निकाल सकते थे बेटा, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू प्लस 208 जूल हो जाएगी, वर्क डन की वैल्यू माइनस 208 जूल हो जाएगी। समझ में आ गया, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये डायरेक्टली निकल कर आ रहा है। तो कई बार वो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, या कई बार फ्री एक्सपेंशन में सारी ये जो तीनों प्रॉपर्टी होती है, सारी प्रॉपर्टी तो नहीं, ये जो 3 प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट लॉ की, ये 0 होती है, लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा डाटा दे देगा। लेकिन फ्री एक्सपेंशन है तो 0 होने वाला है, क्यू भी 0, वर्क डन भी, डेल्टा यू भी। कुछ वैसा ही प्रोसेस ये आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 होता है। यहाँ डेल्टा यू पूछ लेता तो आंसर 0 हो जाता बेटा। इन्होंने डाटा बहुत सारा देकर इसको कंफ्यूज करने के लिए वो दे सकता है क्वेश्चन में आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या दिया हुआ है, अ गैस अंडरगोस चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना। ए से बी में किसी पाथवे को फॉलो करता है, हमें नहीं पता किसको फॉलो कर रहा है। इन दिस प्रोसेस द हीट एब्जॉर्ब एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब मतलब हीट का साइन प्लस रहेगा, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब ये माइनस रहेगा। तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू प्लस डब्ल्यू मतलब -3 जूल हो जाएगी। समझ में आ गया ना। क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। तो ए से बी में गया, किस पाथ से गया हमें नहीं पता, ठीक है, बट वो -3 जूल हो जाएगा इंटरनल एनर्जी चेंज। आगे देखना क्या, नाउ गैस इज ब्रॉड बैक टू ई बाई ब्रॉड बैक टू ए बाई अनदर प्रोसेस, मतलब किसी और पाथ को फॉलो करके इसको वापस से हम ए पर ले आए। मतलब ये प्रोसेस एक्चुअल में कौन सी हो गई, साइक्लिक प्रोसेस हो गई। तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता है बेटा, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू होता है 0। मतलब इन दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, 0। डेल्टा यू ऑफ ए टू बी प्लस डेल्टा यू ऑफ बी टू ए, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ए टू बी की वैल्यू -3 जूल है, तो बी से जब ए पर जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, +3 जूल आ जाएगी। यहां से दिख रहा है ना, इंटरनल एनर्जी ऑफ बी टू ए, ये क्या हो जाएगा, +3 जूल। अब इसके लिए इतनी सारी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। आप डायरेक्टली +3 जूल लिख सकते हो, तभी तो समेशन 0 आएगा डेल्टा यू का। इस प्रोसेस में -3 है, इस प्रोसेस में +3 होगा, इस प्रोसेस में +3 जूल होगा, तभी तो जाके पूरे प्रोसेस का, पूरे साइक्लिक प्रोसेस का समेशन क्या आ जाएगा, 0। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, by another process during which 3 joule of heat is evolved। ये क्या बोल रहा है, बी टू ए में, बी टू ए में कितना हीट इवॉल्व हो रहा है, -3 जूल। तो इसमें रिवर्स वाली प्रोसेस में मतलब बी टू ए में वर्क डन पूछा है, तो हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, यहाँ देखना, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा देंगे, बी टू ए के लिए डेल्टा यू, बी टू ए के लिए फॉर्मूला देखना बेटा, बी टू ए के लिए डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लगा देंगे। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ गई है, +3 जूल, क्यू की वैल्यू कितनी, -3 जूल, प्लस ये क्या हो गया, वर्क डन। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 जूल। प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, इसका मतलब क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। समझ में आए, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 6 जूल का वर्क तो होना चाहिए।
B2A जाने पर। तो 6 जूल ऑफ द वर्क विल बी डन बाय द सराउंडिंग ऑन द गैस, ये सही है, क्योंकि वर्क डन ऑन दी गैस का साइन क्या होता है, प्लस होता है, जो कि 6 जूल निकल कर आया है। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है क्या? तो ये बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है बेटा, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है, यूनिट भी अलग नहीं दिया है, बस इस प्रोसेस को समझना है। ए से बी में गए तो जितना भी इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा, और बी टू ए में जो भी आए तो साइन बदल जाएगा, ठीक है ना, तभी तो जाके समेशन क्या हो जाएगा, 0। तो इसका -3 इसकी हेल्प से हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, और इसका -3 है तो इसका क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू +3 रखकर, डेल्टा यू की वैल्यू +3 रखकर, इसके लिए क्यू की वैल्यू दे रखी थी, ये हमने डब्ल्यू निकाल लिया B2A के लिए। क्लियर हुआ क्या? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो, जेई का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखना क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ देखना, क्वेश्चन को पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा कि वो प्रोसेस है या रिएक्शन है। नॉर्मल प्रोसेस में क्या रहता है, फेज वही रहता है, एक गैस दूसरे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक गैस के अगर 5 मोल है तो 5 मोल ही रहेगा, किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं होगा, वो रिएक्शन में होता है ऐसा। क्वेश्चन देखना, अज्यूमिंग दैट वाटर वेपर इज एन आइडियल गैस, the internal energy change when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degree Celsius। बॉइलिंग पॉइंट है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में क्या होता है कि जो लिक्विड वाटर होता है वो एक्चुअल में किस में कन्वर्ट होता है, ये गैस में कन्वर्ट होता है। समझ में आया? और ये एक्चुअल में एक तरीके की क्या हो गई, रिएक्शन हो गई। इसको रिएक्शन की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें फेज चेंज हो रहा है, जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम रिएक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, बच्चे गलत केस लगा देते हैं। ध्यान होगा बेटा, अभी हम लोगों ने ये 4 केसेस जब पढ़े थे तो आपको पहले बताया कि क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको पहले केस आइडेंटिफाई कर लेना। अभी हमने 4 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था यहाँ। अब इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि लिक्विड के लिए हमें सीवी की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। सीवी और सीपी तो वैसे लगभग सेम ही होते हैं, बट उसमें डेल्टा टी होता नहीं फेज चेंज के समय, तो हम इसको अप्लाई करके आंसर निकाल नहीं पाएंगे। ये वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हीट के लिए डाटा नहीं दे रखा है। वैसे इस फॉर्मूले को लगा सकते हो आप, लेकिन फिर वो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से निकलेगा। लेकिन अगर रिएक्शन दे रखा है तो बहुत डायरेक्टली आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको समझ में आ गया उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि वो एक्चुअल में रिएक्शन का केस है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ देखना, ये रिएक्शन है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हो जाएगा क्या चीज, डेल्टा एन जी आर टी। वैल्यूज पुट अप करते जाते हैं। डेल्टा एच मोलार इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मतलब 1 मोल को वेपराइज करने के लिए कितनी इंथैल्पी लगेगी, वो इंथैल्पी ही तो डेल्टा एच है, बताया था अभी। डेल्टा एच इंथैल्पी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 41। ध्यान रखना बेटा, ये किलो जूल दे रखा है, ठीक है। हमें डेल्टा यू पूछा हुआ है, ठीक। इसके बाद डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डेल्टा एन जी 1 क्यों होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट 0 है, ये तो लिक्विड है बेटा, तो डेल्टा एन जी 1 हो जाएगा। आर की वैल्यू जूल में निकालना है तो 25/3 ले लेते हैं। टेम्परेचर कितना ले लेंगे, 373, लेकिन इसको 10⁻³ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये तो 25/3 जूल होता है, ये किलो जूल जब हम एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको भी किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 10⁻³ करेंगे तभी जाके ये क्या होगा, ये किलो जूल हो पाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू तो सिर्फ जूल में लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखना, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर लेंगे। डेल्टा यू इज इक्वल टू 41, ये माइनस, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये 3 देखना, 3 1 2 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करते हैं, 25 को मल्टीप्लाई कर देते, 25 चौके 100, 10 बचा, 25 दूनी 50, 60, 6 बचा, 25 25 31, 3100 इंटू 10⁻³ मतलब 3.1 हो जाएगा। 41 माइनस 3.1, ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा बेटा, 37.9 किलो जूल आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगा, 37.9, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। और ये इस तरीके का क्वेश्चन बेटा लैंग्वेज चेंज करके बहुत बार आपको मिलेगा हर जगह पर। इनफैक्ट ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल में भी आपको देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन
ठीक है, ये क्वेश्चन इतने बार आता क्यों है? क्योंकि पहली चीज रिएक्शन है और केमिस्ट्री में हमारा फोकस रिएक्शन पर होता है, और दूसरी चीज बहुत ज्यादा कुछ लोगों को ये ट्रिकी क्वेश्चन लग जाता है क्योंकि लोगों के ध्यान में क्या रहता है, वो प्रोसेस वाली चीज रहती है, प्रोसेस वाला फॉर्मूला दिया ध्यान में रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिएक्शन वाला अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, बच्चे इसमें क्या करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम का चेंज, ये सब ढूंढने लगते हैं और फिर वो मिलता नहीं है और फिर फंस जाते हैं। समझ में आ गया? ध्यान रखना, अभी यहाँ क्वेश्चन में 1 मोल के लिए पूछा हुआ था, 1 मोल ऑफ वाटर के लिए पूछा हुआ था। अगर 3 मोल के लिए पूछा होता तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे हम। ठीक है, ऐसा भी कुछ जगहों पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कुछ रेफरेंस बुक में या कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें 1 मोल के लिए दे दे, 1 मोल की जगह पर 2 मोल के लिए दे देगा। तो पहले तो हम फॉर्मूला इस रिएक्शन के हिसाब से ही डेल्टा एस डेल्टा यू निकालेंगे, लेकिन फिर जितने भी मोल के लिए पूछा होगा उतने मोल मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमने रिएक्शन वाला ही लिया है बेटा, ध्यान देना क्या बोला है, फॉर दी कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड बेंजीन, यहां पर भी 1 मोल के लिए बोला है और इस रिएक्शन में भी 1 मोल ही है। ठीक है, तो कुछ बाद में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे क्या बोला है, एट 27 डिग्री सेल्सियस द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय, ये वैल्यू दे रखी है डेल्टा एच की वैल्यू, कांस्टेंट प्रेशर पर ही जो हीट होता है उसी को ही तो डेल्टा एच बोलते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने, ये वैल्यू दे रखी है। आगे क्या बोला है, व्हाट वुड बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन में ही रिएक्शन दे दिया है या तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, तो रिएक्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। रिएक्शन वाला फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है ना, तो डेल्टा एच की वैल्यू आपको दिख रहा होगा -780,980, लेकिन ध्यान दिख रहा होगा, ध्यान देना इसको कैलोरी में दे रखा है, ये डेल्टा यू पूछा हुआ है, यही तो पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, प्लस डेल्टा एन जी, प्लस डेल्टा एन जी कर लेते हैं यहाँ पर, प्लस डेल्टा एन जी, ये तो लिक्विड है इसको लेने का ही नहीं है बेटा, ये लिक्विड है इसको लेने का ही नहीं है, ये 7 सही 1/2 मतलब ये 15/2 है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में क्या है 6 माइनस 15/2 मतलब एक्चुअल में आ जाएगा -3/2। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू हो गई -3/2। आर की वैल्यू क्या लोगे आप, गलती से 25/3 मत ले लेना बेटा, क्योंकि यहाँ कैलोरी है। ठीक है ना, कैलोरी है तो यहाँ आर की वैल्यू क्या ले लेंगे 2, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में रखेंगे फॉर्मूला यूज करते समय। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा डेल्टा यू। अब इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इधर किलो कैलोरी नहीं है, इधर कैलोरी है तो उधर भी कैलोरी में ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -780,980, ये इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 900, तो इसमें से 900 हट जाएगा, ये हो जाएगा -780,080 कैलोरी, यही हमारा आंसर आ जाएगा डेल्टा यू का। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है ना, तो ये रिएक्शन वाले क्वेश्चन थे, यहाँ हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन लिए हैं बेटा, इस पर हमें और भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके मैं ज्यादा क्वेश्चन एक्चुअल में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में, वैसे तो एक आध क्वेश्चन हम इंथैल्पी पढ़ते समय दिखेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते समय करने ही वाले हैं। इसके बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन करेंगे, डेल्टा यू से डेल्टा एस, डेल्टा एस से डेल्टा यू, डेल्टा एस डेल्टा यू का कंपेरिजन, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इस फॉर्मूले को। ठीक है ना, बट क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी वाले क्वेश्चंस लैंग्वेज में दिया हुआ रहता है तो इसलिए मैं इसको साथ में करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरे तरीके के क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ देखना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 moles of a monoatomic ideal gas is heated from 300 Kelvin to 500 Kelvin, find delta U। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ वर्क डन के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, Q के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, डायरेक्टली डेल्टा यू पूछा है। ठीक है ना, डायरेक्टली डेल्टा यू पूछा है, तो अगर हीट और क्यू के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, वर्क के बारे में कुछ मेंशन नहीं, मतलब फर्स्ट लॉ यूज नहीं कर सकते। क्लियर है, रिएक्शन दिया नहीं है क्योंकि गैस को सिर्फ हीट कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन है नहीं, तो फिर आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, फिर आप यूज करोगे NCV डेल्टा टी। यही तो फॉर्मूला पढ़ रखा था हमने, हमने बोला था प्रोसेस में अगर कोई भी प्रोसेस दी हुई रहती, क्योंकि ये रिएक्शन तो नहीं है, ये प्रोसेस है, प्रोसेस में 2 तरीके के फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो, या तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर सकते हो या NCV डेल्टा टी यूज कर सकते हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस केस में यूज कर नहीं पाएंगे क्योंकि क्यू और डब्ल्यू के बारे में कुछ दिया नहीं है, मतलब NCV डेल्टा टी हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल कितना दे रखा है बेटा 2 मोल। CV की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू क्या होती है 3/2 R होती है। ठीक है, डेल्टा टी
300 टू 500 तक हीट करें तो फाइनल माइनस इनिशियल 500 माइनस 300 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 3/2 क्या करेंगे, आर की वैल्यू होती है 25/3 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। ये 3 से ये 3, 2 से ये 2, कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 हो जाएगा बेटा, और ये 100, तो ये एक्चुअल में हो जाएगा प्लस 5000 जूल या 5 किलो जूल। क्लियर हुआ? तो यहाँ दिख रहा है फॉर्मूला बहुत सिंपल है। दिक्कत कहाँ होती है, बच्चे फंस जाते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाए। तो हर बार वो 4 चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए, आइसोथर्मल, फ्री एक्सपेंशन, इन सब के लिए अगर दिया रहता तो हम क्या कर देते, जीरो कर देते डायरेक्ट। प्रोसेस और रिएक्शन में, प्रोसेस में 2 ही फॉर्मूले, फर्स्ट लॉ वाला लगेगा नहीं तो एनसीवी डेल्टा टी से निकाल लेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सिमिलर है लेकिन थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। क्वेश्चन बोल रखा है, इन अ कंटेनर 2 मोल्स ऑफ डाइएटॉमिक आइडियल गैस is allowed to expand against 1 atm pressure, volume change from 2 liter to 5 liter isobarically, कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन बोला है, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू निकालने के लिए बोला है। तो डेल्टा यू निकालने के लिए प्रोसेस है, रिएक्शन तो है नहीं, क्योंकि गैस को सिर्फ हीट कर रहे हैं आइडियल गैस को, तो सिर्फ प्रोसेस हुआ है, सिर्फ एक्सपेंशन कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है 2 लीटर से 5 लीटर, मतलब रिएक्शन तो है नहीं। अब प्रोसेस है तो हमने लोगों ने 2 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, या तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है फर्स्ट लॉ का, या तो एनसीवी डेल्टा टी। फर्स्ट लॉ यूज नहीं कर सकते क्योंकि वर्क डन क्यू के बारे में कुछ दिया नहीं है, क्यू के बारे में कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज कर लेंगे एनसीवी डेल्टा टी। अब यहाँ देखना फॉर्मूला रखते हैं, नंबर ऑफ मोल कितना है 2 मोल, सीवी डाइएटॉमिक गैस के लिए सीवी क्या होता है बेटा 5/2r होता है। रुको, केवल हम फॉर्मूला रखते हैं पहले, यहाँ देखना बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी, 5/2r रख देते हैं, n और r को मैं कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, सीवी रख रहे हैं डाइएटॉमिक गैस के लिए, ये हो जाएगा क्या T2 माइनस T1। अब यहाँ देखना, क्योंकि आइडियल गैस दे रखा है तो T2 की वैल्यू हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके कुछ और रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं बेटा, ये रख सकते हैं PV2 अपॉन NR माइनस PV1 अपॉन NR। दिख रहा है क्या आपको, PV इज इक्वल टू NRT यूज करके टेम्परेचर का फॉर्मूला ये रख सकते हैं। ठीक, P तो क्या रहेगा, P तो कांस्टेंट प्रेशर ही है। ठीक है, तो P को मैंने अलग अलग नहीं लिखा है, NR से ये NR कैंसिल आउट हो गया, NR कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखना कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, 5/2, प्रेशर कितना है, प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है 1 atm, वॉल्यूम कितना दे रखा है 5, माइनस प्रेशर कितना है 1, वॉल्यूम कितना दे रखा है इनिशियल 2, तो ये यूनिट क्या आ जाएगी atm लीटर आएगा 5/2, और यहाँ पर कितना हो गया बेटा 3, तो ये हो जाएगा 7.5 atm लीटर। अगर हमें जूल में निकालना है तो हम क्या करेंगे 100 या 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया क्या? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सॉल्व करते नहीं बन रहा है तो इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए एनसीवी डेल्टा टी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो प्रोसेस के लिए। क्लियर हो गया? ठीक है ना? अब इसके बाद चलते हैं बेटा किस पर, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस पर। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिस पर ग्राफ में से इंटरनल एनर्जी देकर कुछ और निकालने बोल सकता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके, या इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए भी बोल सकता है। ठीक है ना? देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन फिगर, दिख रहा है ए से बी जा रहा है, बी से सी से वापस से ए में जा रहा है। आगे क्या दिया है, इंटरनल एनर्जी चेंज इन बी टू सी, मतलब इस प्रोसेस के लिए दिया है, इस वाली प्रोसेस के लिए। ठीक है, इस वाली प्रोसेस के लिए क्या दे रखा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना दे रखा है -5 किलो जूल। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, क्यू ए बी, मतलब इस प्रोसेस के लिए दे रखा है क्यू की वैल्यू कितनी है 2 किलो जूल। आगे क्या बोल रहा है, डब्ल्यू ए बी, मतलब उसी ए बी वाली प्रोसेस के लिए वर्क डन की वैल्यू है -5 किलो जूल, इसी के लिए वर्क डन की वैल्यू है -5 किलो जूल। आगे क्या दे रहा है बेटा, डब्ल्यू सी ए, मतलब ये सी से जब ए पर जा रहा है तो वर्क डन की वैल्यू कितनी है +3 किलो जूल। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस सी ए, तो ड्यूरिंग दी प्रोसेस सी ए बोला है तो वर्क डन की वैल्यू, वर्क डन तो दे रखा है, एक्चुअल में किसकी वैल्यू पूछा है, हीट की वैल्यू पूछा है। समझ में आ रहा है? तो पहली चीज, जिस प्रोसेस के लिए C टू A के लिए निकालने के लिए बोल रहा है Q,
उसमें W की वैल्यू दे रखी है, मतलब डेल्टा U अगर पता चल गया तो फर्स्ट लॉ से डेल्टा U और W को यूज करके Q निकाल सकते हैं। लेकिन डेल्टा U पता कैसे चलेगा, ठीक है ना? तो क्या कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि जहां पर भी ग्राफ वाला क्वेश्चन हो, ये तो बता सकते हैं कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है, ये तो पता है। A टू B के लिए क्या होगा, यहाँ पर Q और W अगर है तो हमें पता है कि डेल्टा U इस A टू B वाली प्रोसेस के लिए डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W होता है। Q की वैल्यू है 2, W की वैल्यू है -5, मतलब कितना हो जाएगा, -3 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है ना, डेल्टा U की वैल्यू उस प्रोसेस के लिए -3 किलो जूल। लेकिन पूरी साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U ऑफ A टू B, डेल्टा U ऑफ B टू C एंड डेल्टा U ऑफ C टू A, इन तीनों का समेशन क्या होना चाहिए, 0। तभी तो पूरी साइक्लिक प्रोसेस में 0 आएगा। A टू B के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, -3 किलो जूल। ठीक है, B टू C के लिए क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है ये -5 किलो जूल। तो प्लस इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ C टू A, ये कितना हो जाएगा, -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ C टू A, ये कितना हो जाएगा, +8 किलो जूल। ये दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, नीट पर अभी तक ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चंस कुछ करा रहा हूँ, थोड़े से मल्टीपल स्टेप वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर आपको आ गए तो नीट पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बहुत ही ईजी लगेंगे। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। पहले स्टेप में ईबी के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज निकाला था, फिर साइक्लिक प्रोसेस का यूज करके इंटरनल एनर्जी चेंज सी टू ए के लिए निकाला। अब फर्स्ट लॉ यूज करके, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स यूज करके कहां पर यूज करेंगे, सी टू ए वाली प्रोसेस में हम क्या निकाल सकते हैं, इसका क्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आई थी, +8। क्यू की वैल्यू पूछा है, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, +3। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, +5 किलो जूल। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली उसमें एक ही स्टेप वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व करने वाले होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन करा है उसमें 3 स्टेप पे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ए टू बी के लिए आपको डेल्टा यू निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, पहले डेल्टा यू निकालना पड़ेगा। फिर सी टू ए के लिए यहाँ साइक्लिक प्रोसेस यूज करके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डेल्टा यू निकालना पड़ेगा सी टू ए के लिए। फिर फर्स्ट लॉ यूज करने के लिए, यूज करके सी टू ए के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हीट निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया बेटा? तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, +5 किलो जूल पर मोल। समझ में आया? ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये सारे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर ये आ गए बेटा आपको तो आपको बाकी क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है, यहाँ देखना, व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी, इस ए टू बी में जा रहे हैं, अलोंग पाथ ई सी बी एज शोन इन फिगर बिलो, 80 जूल ऑफ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम एंड द सिस्टम डज 30 जूल ऑफ वर्क। मतलब एक्चुअल में उन्होंने इस आदि प्रोसेस के लिए दे रखा है, पूरी साइक्लिक प्रोसेस के लिए नहीं। जब वो ए टू बी में जा रहे हैं तो पूरे ए सी बी के लिए इन्होंने क्या दे रखा है कि यहाँ पर 80 जूल ऑफ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम। मतलब एक्चुअल में क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस में दे रखी है, +80 जूल। ठीक है, और आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है एंड द सिस्टम डज 30 जूल ऑफ वर्क, वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम है तो साइन कौन सा होगा, माइनस का वाला होगा बेटा, -30 जूल ऑफ वर्क। ठीक है ना, तो एक्चुअल में इस ए सी बी के लिए हम ये बता सकते हैं कि डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगी, तो 80 - 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, +50 जूल आ जाएगा। समझ में आ गया? ये तो किसके लिए हुआ, केवल ए सी बी वाली प्रोसेस के लिए हुआ। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, हाउ मच हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम अलोंग द पाथ ए डी बी। मतलब अब ये दूसरे पाथ को बोल रहा है, इसको मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ बेटा, दूसरे पाथ की बात कर रहा है, कौन से, ए डी बी पाथ की बात कर रहा है। यहाँ से यहाँ बोल रहा है हाउ मच हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम along the path EDB if the work done by the system is 10 जूल। इस प्रोसेस के लिए वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम आता है मतलब -10 आएगा ये। ठीक है, और इसके लिए क्या पूछा है, क्यू की वैल्यू पूछा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम ही है। इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में क्या है, स्ट्रीट फंक्शन है। ठीक है ना, तो जितना चेंज ए सी बी पाथ में आएगा उतना ही चेंज ए डी बी पाथ में आएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज।
ठीक है ना। मतलब उसका जो 50 जूल है वही हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है। यही चीज आपको बोला था ग्राफ वाला जब क्वेश्चन मैंने लिखाया था चार, जब हम अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन डेल्टा यू के पढ़ रहे थे तो वहां मैंने सबसे नीचे लिखाया हुआ था कि ग्राफिकल क्वेश्चन करते समय साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होगा, और अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम रहते तो डेल्टा यू सेम रहेगा। तो यहाँ इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है बेटा, सेम है इस प्रोसेस में, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, +50 जूल ही होगा, किसके लिए, एडीबी प्रोसेस के लिए। ठीक है ना। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q प्लस डब्ल्यू। तो Q की वैल्यू इन्होंने पूछा हुआ है, W की वैल्यू क्या है -10, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा +60 जूल हो जाएगा। समझ में आया इधर जाके, तो +60 जूल, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। क्लियर हुआ क्या बेटा। तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, बस इसको समझना है कंसेप्ट को बेटा। ठीक है। अब यहाँ देखना, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये फिर से थोड़ा मल्टीपल स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा इसे, क्वेश्चन को देखना। व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी, मतलब इसकी बात कर रहा है वो। ठीक है। क्या बोल रहा है, ए सी बी एज शोन इन फिगर बिलो 80 जूल ऑफ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम एज सिस्टम डज 30 जूल ऑफ वर्क। ये तो पहले वाले स्टेटमेंट में ही पढ़ रखा था, और इसलिए इसका डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आई थी, इसकी डेल्टा यू की वैल्यू आई थी 50 जूल। ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 80 joule of the heat flows into the system. ठीक है। When the system is returned from B to A along the curved path, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, यहां से वापस आ रहा है B to A में। ठीक है। तो B to A along the curved path, the work done on the system is 20 joule. वर्क डन ऑन द सिस्टम बोल रखा है, मतलब इसको क्या करेंगे, +20 जूल करेंगे। ठीक है। आगे क्या बोल रखा है, इस 20 जूल। डज द सिस्टम एब्जॉर्ब और लिबरेट हीट एंड बाई हाउ मच, कितना एब्जॉर्ब करेगा या कितना लिबरेट हीट करेगा, बी टू ए के लिए पूछा है। ठीक है। तो पहली चीज, अगर इस पाथवे के लिए डेल्टा यू +50 था तो इसके लिए क्या होगा, -50, तभी तो पूरी साइक्लिक प्रोसेस में 0 आएगा। अभी इसी तरीके का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन किया था, तो इसके लिए डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, -50 जूल हो जानी चाहिए, तभी तो वो समेशन कितना आएगा बेटा, +50 और -50, टोटल साइक्लिक प्रोसेस में ए से सी से बी और बी से वापस से ए में गए तो 0 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट लॉ लगा देंगे अब किसमें, बी टू ए वाली प्रोसेस के लिए। बी टू ए वाली प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, -50, Q की वैल्यू निकालनी है, वर्क डन की वैल्यू कितनी है 20, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 20 इधर जाएगा, तो -50 -20 कितना हो जाएगा, -70 जूल। माइनस है मतलब क्या हो जाएगा, हीट लॉस होगा, हीट लिबरेट होगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, -70। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, हीट इज लिबरेट। तो यहाँ पर हमने ग्राफ वाले क्वेश्चंस देख लिए हैं बेटा। तो एक्चुअल में आज वाले लेक्चर में हमने 4 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखे, इंटरनल एनर्जी चेंज से रिलेटेड, ठीक, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। तो एक्चुअल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके ही इंटरनल एनर्जी वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट को आज वाले लेक्चर में हमने पूरी तरीके से देख लिया है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जैसा हमने आज के लेक्चर में इंटरनल एनर्जी चेंज के सारे केसेस लिए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंथैल्पी चेंज से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बेटा।